नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आप दर्शकों के लिए बेहद अहम खबर के साथ। कार में बैठे अब सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछली सीट पर भी बैठे लोगों के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। सड़क दुर्घटना में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनने का मुद्दा किस तरह से अहम हुआ था, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नेता हो, कलाकार, सरकारी अफसर या फिर आम आदमी, सीट बेल्ट लगाने की आदत कम ही है। पीछे की सीट पर बैठने वाले तो सीट बेल्ट कभी लगाते ही नहीं है। सिटी में लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। सिटी में कोई इतना कुछ एक्सीडेंट का सवाल नहीं है, वो तो गाड़ियाँ स्पीड हाईवे पे लगाना चाहिए। फिर जो नियम है कि सभी लोगों ने लगाना चाहिए, वो तो बात बराबर है, यू आर राइट। वो गलती तो है, लेकिन वो आदत नहीं है ना बरसों से। देयर इज ओनली थिंग। ये एक तरह से आंख खोलने वाली बात है, आगे से शायद लगाए 100%। हम लोग तो नक्की करते, बच्चे लोग को पहले ही चिल्लाते, हाईवे पे गए तो सीट बेल्ट पहले लगाओ। कोई भी रोड, खुला रोड होगा, एक्सप्रेस हाईवे वहाँ लगाना, सिटी में नहीं। ऐसे मेरा मानना है। जितने लोग हैं सभी के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी है, नहीं भरने तो जुर्माना भी है, लेकिन लोग पहनना ही नहीं चाहते। आज क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं पहनने को ना, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा है वो। हाँ जी, अपने लिए अच्छा है। ये पता था आपको पीछे भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है? नहीं, ये नहीं पता, पुनः भी लगा लिया। अभी नहीं लगा है। इधर बेल्ट है लेकिन लगाने का सिस्टम नहीं है। वैसे जानकारी है कि सभी सीट पे जो बैठते हैं सभी को बेल्ट लगाना कंपलसरी, चाहे आगे बैठे या पीछे। जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी। आपको जानकारी है लेकिन लगाया नहीं, अरेंजमेंट नहीं है ना। अच्छा, है ही नहीं, आता ही नहीं। ऐसी गाड़ी में बैठ गए। आम हो या खास, लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जानकार बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने भी अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच जाती थी, क्योंकि सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े हैं। सीट बेल्ट लगी हो तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यही फिलहाल मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि जो झटका लगा है, जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा लगी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो वो पीछे के भी दोनों एयर बैग खुल गए होते तो दोनों को राहत मिली होती। और जैसे आगे के दो लोग अस्पताल में हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है, बच गए, वैसे वो भी बच सकते थे। मोटर व्हीकल कानून में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ आगे बैठे यात्रियों से ही जुर्माना वसूलती है। लेकिन साइरस मिस्त्री के हादसे ने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर अब से पिछली सीट पर बैठने के बाद भी सीट बेल्ट लगाने का प्रण लिया है। मुंबई पुलिस भी जल्द ही इसे लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। कई लोगों के लिए काइंड ऑफ आई ओपनर था कि ऐसे पीछे के सीट बेल्ट हैं, ये भी पहनना सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, हम सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस ड्राइव इसके लिए करें और साथ में आगे लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीछे भी सीट बेल्ट होती है और वो पहन सकते हैं। साथ ही में जो स्पीड लिमिट है उसके लिए भी स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करना वो भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट न लगाने की लोगों की मानसिकता पर चिंता जताई है और जल्द ही सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का दावा किया है। ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं, सबके लिए अनिवार्य है, कानून है। पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट और पीछे वाले तो लोग भी लगाते नहीं, और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। देश भर में हर साल 5 लाख के करीब सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1,50,000 के करीब मौतें होती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर कार की गति नियंत्रण में हो और सभी लोग सीट बेल्ट पहने तो सड़क हादसों में मौत की संख्या घट सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर कर्नाटक से, जहां 5 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आईटी सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रैक्टर्स लोगों का सहारा बन रहे हैं। सरकार कह रही है कि अतिक्रमण हटाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है और युद्ध स्तर पर अब अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। निहाल किदवई की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या इंसान, क्या जानवर, घरों में पानी घुसा तो सबों की जान पर आन पड़ी। बुजुर्गों के लिए ट्रैक्टरों पर कुर्सियां लगानी पड़ी। हर तरफ लाचारी पसरी थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो आशियाना लिया वो सर छुपाने के लायक नहीं रहा। यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। फिलहाल एक महिला का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है
वो दूसरी मंजिल पर रहती है। लिफ्ट काम नहीं कर रही, बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। अंदर आकर आप खुद देख लीजिए। सरकार को अब दिख रहा है निचली जगहों पर मकान बनाने की इजाजत देने का नतीजा। HAL का यह इलाका जलमग्न है क्योंकि आसपास की बिल्डिंग झील के उन रास्तों पर बनी है जिनसे पानी झील तक पहुंचता है। एक तरफ झील के रास्तों पर अतिक्रमण, दूसरा बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर भी अतिक्रमण। जाहिर है कि जल जमाव तो होगा ही। ये राज कालवे है, बारिश का पानी निकालने वाले नाले। सड़क के नजदीक 30 फुट के आसपास है, आगे सिकुड़कर 15 फुट के आसपास दिखते हैं। एक लिस्ट बनाई गई है 500 नालों की, जिसमें से हम 300 नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक और लिस्ट बनाई जाए कि जहां पर अतिक्रमण है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब सरकार कह रही है राज्य में 144% से ज्यादा बारिश 10 दिनों के अंदर हुई। ये 42 सालों का रिकॉर्ड है। अब अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि जल जमाव से छुटकारा मिले। Last 90 years such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks are breached. पिछले 90 बरस में इतना पानी नहीं बरसा। सारी टंकियां भरी हुई हैं और बह रही हैं, कुछ तो टूट भी गई हैं और आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरे बेंगलुरु पर संकट है। दरअसल शहर के 2 जोन और खासकर महादेवपुरा जोन में ही परेशानी है, क्योंकि यहाँ एक छोटे से इलाके में 69 टंकियां हैं और सभी इमारतें एक मंजिला हैं और इसके अलावा कब्जा भी बहुत किया गया है। All are breached, all are overflowing. Second is, all the establishments are in the lower things. Third is, encroachments have been done. कर्नाटक में सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। नतीजा आपके सामने है। नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई और अब जब हालात बेकाबू हो गए हैं तो कोशिश सिर्फ मामले की लीपापोती की चल रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो राशन मुफ्त मिलता है, वही राशन कोई मर्सिडीज से लेने के लिए पहुंचे तो आप क्या कहेंगे? ऐसी एक तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से सामने आई है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट देखिए। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मर्सिडीज कार आई है वो राशन लेने जो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त दिया जाता है। कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ जब राशन की दुकान चलाने वाले ने कहा कि ये देखना उसका काम नहीं है कि जिन लोगों को रियायती राशन मिल रहा है वो सच्चे लाभार्थी हैं भी या नहीं। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਕੀ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। वीडियो वायरल होने के बाद मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाले ने कहा कि उस गाड़ी का मालिक कोई और है। ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ खरे स्कूल 'ਚ ਬੱਚੇ पढ़ने पाइए अपने। घर घर राशन पहुंचाने की योजना लागू करने से पहले मंगलवार को पंजाब सरकार ने सारे लाभार्थियों की जांच पड़ताल का ऐलान कर दिया। लगभग 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ जो ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। इस घटना से पता चलता है कि भ्रष्टाचार के सहारे फर्जी लाभार्थी उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो गरीबों को जनता के टैक्स से दी जानी थी। होशियारपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसके बाद 30 जगहों पर छापेमारी हुई। कारोबारी, बिचौलिए, पूर्व आबकारी अफसरों के घर पर ईडी की टीम पहुंची, लेकिन जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके घर पर ईडी के अधिकारी नहीं पहुंचे और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। देखिए पूरी खबर। दिल्ली के जोरबाग इलाके में ये कोठी है शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की। मंगलवार सुबह 5:30 बजे
यहाँ ईडी के कई अधिकारी पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। समीर दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। समीर से सीबीआई ने 21 और 22 अगस्त को पूछताछ की थी और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी है। देखिए, ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, उनको सूचना मिली होगी। निश्चित रूप से बड़ा भारी घोटाला है। दिल्ली और देश की जनता के साथ विश्वासघात जिन लोगों ने किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसी को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और गुरुग्राम में 30 जगहों पर छापे मारे। ये छापे शराब कारोबारियों, बिचौलियों और पूर्व आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर पड़े। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर ईडी के अधिकारी नहीं गए। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी। ईडी अब इस कथित घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। आरोप है कि शेल कंपनियां बनाकर पैसे को ठिकाने लगाया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 आरोपी हैं। ये अब तक साफ नहीं कि ये घोटाला कितने का है और इसमें किसकी क्या भूमिका है, लेकिन इस घोटाले की जांच के लिए अब 2 जांच एजेंसियां सामने हैं। वहीं इस घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है, लेकिन फिलहाल घोटाले की जांच के बाद क्या कुछ निकलेगा ये हमें देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्र सरकार राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने जा रही है। टीचर्स डे के मौके पर मोदी सरकार ने ये फैसला किया। रायसीना हिल से इंडिया गेट तक का ये इलाका दिल्ली का सबसे खूबसूरत इलाका ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। महीनों से यहाँ काम चल रहा था, अब इलाके का नाम भी बदला जा रहा है। प्रक्रिया तो सीपीडब्ल्यूडी को जो भी कुछ करना है और आज प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली वो नाम बदल ही जाएगा क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी तब तक। और एनडीएमसी इज गवर्न बाय होम मिनिस्ट्री, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर विचार करके हम उसको कल भेज देंगे। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल विस्ता इस सप्ताह के अंत में आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ये तस्वीरें खूबसूरती को खुद बयां करती हैं। ग्रीन कवर को और ज्यादा सुंदर बनाया गया है और 101 एकड़ में लॉन को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग तरह से घास लगाई गई है। इसके अलावा पानी निकासी की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। जामुन के पुराने पेड़ों को संरक्षित किया गया है और 140 नए पेड़ भी लगाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच बगीचों और राजपथ के किनारे 900 से अधिक लाइट के खंभे हैं। इसका मकसद 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए रोशनी का इंतजाम करना है। 19 एकड़ में नहर के इलाकों को फिर से विकसित किया गया है और करीब 16 पुल वाटर बॉडीज के ऊपर बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 300 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। कुल 64 महिला शौचालयों और 32 पुरुष शौचालयों के साथ शारीरिक तौर पर विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए भी 10 शौचालय बनाए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर बिक्री प्लाजा बनाए गए हैं। 4 अंडरपास भी बनाए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को आसानी से पैदल पार किया जा सके। यही नहीं, गणतंत्र दिवस की भव्य और गौरवशाली परेड के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि हर साल परेड के समय होने वाले बदलावों से बचा जा सके। भारत के आज़ाद होने से पहले ये जो सड़क है राष्ट्रपति भवन से जो सीधी इंडिया गेट तक जाती है उसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, यानी राजाओं की सड़क। भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका हिंदी रूपांतर करते हुए इसको राजपथ का नाम
दे दिया। अब 2022 में जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है कि राजपथ का नाम अब से कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। फिलहाल राजपथ से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार ने यूपी में गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद दिल्ली में मदरसा के संचालकों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी शामिल हुए। इस बैठक में क्या अहम फैसले हुए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर की हैं, जहां यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों की बैठक हुई। मुद्दा था यूपी में गैर सरकारी प्राप्त मदरसों का सर्वे। बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सर्वे मदरसों पर बुलडोजर चलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा खराब है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों का नाम खराब करना चाहती है। इस बैठक में 3 बातें तय की गई हैं। सर्वे से पहले यूपी सरकार के साथ बैठक की जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें जमीयत की ओर से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल होंगे। आम जनता को समझाया जाएगा कि मदरसे देश की संपत्ति हैं, ना कि कोई बोझ। मदरसों का किरदार देश की आजादी से लेकर आज तक अहम रहा है। अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। जिसको ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते यूपी के लगभग 16,000 से ज्यादा गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। हर जिले की सर्वे टीम में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक खत्म कर 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को लखनऊ भेजी जाएगी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा अलग अलग जिलों में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिन्हें बोर्ड से मान्यता नहीं है। ऐसे में उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल भी पा रही है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने मिनी CAA बताया है। सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम मौलाना और जमीयत उलेमा हिंद के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो दूसरे धर्मों की जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर भी सर्वे कराया जाए। अगर कानून मुसलमानों के लिए है तो वही कानून हिंदुओं, सिख और ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। नई दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।